नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बिहार की सियासी जंग खत्म हुई और अब बारी बंगाल की है। बंगाल के चुनावी रण में यूं तो मुद्दों की खूब भरमार है, लेकिन इन दिनों दो बातों की चर्चा ज्यादा हो रही है। पहला, टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर का बाबरी वाला बयान और दूसरा बाबा बागेश्वर का प्रस्तावित बंगाल का दौरा। अब बाबा बागेश्वर कोई राजनीतिक खिलाड़ी तो है नहीं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या उनके धार्मिक आयोजनों से बीजेपी को संजीवनी मिल जाएगी। अब जब चुनाव नजदीक है तो बीजेपी भी बखूबी जानती है कि अगर बाबा बागेश्वर के धार्मिक आयोजनों की भीड़ और नैरेटिव उसके पक्ष में गया तो फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ ममता दीदी पहले भी बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम पर रोक लगा चुकी हैं, इसलिए सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ममता दीदी दोबारा बाबा बागेश्वर के धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल में सियासत तेज है और चुनावी मौसम में हर छोटी बड़ी घटना राजनीतिक अर्थ जरूर पैदा करती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। बिहार के बाद बंगाल की बारी, किसकी कैसी है तैयारी? चुनाव से पहले बंगाल में बाबरी पर उबाल, अब बाबा के बंगाल दौरे पर उठ रहे सवाल। बिहार के बाद अब बंगाल की लड़ाई है और इन दिनों बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले बयान को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव हार रही हैं, इसलिए उनके विधायक सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो, 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए। दूसरी तरफ अब बाबा बागेश्वर के प्रस्तावित बंगाल दौरे ने भी सियासत में कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार मॉडल की तर्ज पर बाबा का बंगाल दौरा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। बीजेपी जानती है कि बंगाल की लड़ाई आसान नहीं है। माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता दीदी के किले को अगर भेदना है तो उसके लिए चौतरफा घेराबंदी जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाबा बागेश्वर का बंगाल में कार्यक्रम बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगा। हालांकि बाबा बागेश्वर राजनीति से खुद को दूर बताते हैं और ये भी कहते हैं कि वे किसी पार्टी के नहीं हैं, बल्कि सभी हिंदूवादी दलों के समर्थक हैं। हम करते क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब बाबा बागेश्वर का 7 दिसंबर को बंगाल में विशाल गीता पाठ का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए बाबा बागेश्वर बंगाल जा रहे हैं। कार्यक्रम में बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। बाबा रामदेव और बाबा बागेश्वर का हिंदू यूनिटी इवेंट की योजना भी है। इस कार्यक्रम में करीब 5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। आपको याद होगा, बिहार में चुनाव से कुछ महीने पहले बाबा बागेश्वर बिहार गए थे, जिसे लेकर खूब सियासी हल्ला भी हुआ था। अब बंगाल में अप्रैल में चुनाव होने हैं और बाबा बागेश्वर ठीक बिहार की तर्ज पर बंगाल के लिए निकल पड़े हैं, जिसका फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। बता दें कि बाबा बागेश्वर ने मार्च 2025 में पटना और अन्य जिलों में कार्यक्रम किए थे। आरजेडी ने बाबा बागेश्वर के पटना दौरे का विरोध ये कहते हुए किया था कि उनका दौरा सांप्रदायिक तनाव फैलाएगा। पटना में बाबा बागेश्वर ने भगवाए हिंद की बात कही थी, साथ ही बिहार को हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बताया था, जिसे लेकर खूब विवाद भी हुआ था। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी, सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। अगर बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को देखें तो यहाँ बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में खास बात ये रही कि बाबा बागेश्वर हिंदू एकता का प्रचार करते, धर्मांतरण और घुसपैठ के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए। साथ ही बीजेपी के नेता बाबा बागेश्वर के साथ मंच साझा करते भी दिखे थे। बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रमों का फायदा बीजेपी को मिलता दिखा था। एनडीए की जीत में हिंदू वोटों की संख्या करीब 60% की थी।
अब बंगाल में चुनाव से पहले बाबा की एंट्री क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी और क्या बीजेपी नेता बाबा के कार्यक्रमों में मंच साझा करते नजर आएंगे, ये सवाल बड़ा है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बंगाल में करीब 70% हिंदू आबादी है और बाबा बागेश्वर जिस तरह से घुसपैठ और धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उससे राजनीतिक माहौल गरमाना तय है। हालांकि ये सवाल भी जरूर बना हुआ है कि क्या ममता दीदी बाबा बागेश्वर को बंगाल में एंट्री करने देंगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले भी ममता दीदी बाबा के कार्यक्रम की अनुमति को रद्द कर चुकी हैं। दरअसल इसी साल 10 से 12 अक्टूबर को बाबा बागेश्वर का कोलकाता में कार्यक्रम था। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा प्रस्तावित थी, जिसमें लाखों भक्तों के पहुंचने का अनुमान था। लेकिन ममता सरकार ने आखिरी वक्त में भारी बारिश और जलभराव का खतरा बताकर अनुमति रद्द कर दी थी, जिसे बाबा बागेश्वर ने धर्म विरोधी साजिश करार दिया था। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। हालांकि अगर बीजेपी दबाव बनाती है तो बाबा बागेश्वर के लिए बंगाल में कार्यक्रम करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए ममता सरकार के परमिशन न देने के आदेश पर कोर्ट या केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाबा बागेश्वर की बंगाल में एंट्री ममता दीदी के लिए कितनी नुकसानदायक साबित होती है। बीजेपी जानती है कि अगर बंगाल जीत लिया तो फिर इसका देश की राजनीति में बड़ा संदेश जाएगा। लिहाजा बीजेपी ममता दीदी के किले को भेदने के लिए तमाम कोशिशें करती नजर आएगी। दूसरी तरफ ममता दीदी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और बीजेपी को खुली चुनौती दे रखी है कि बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती। कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति का रोमांच चरम पर नजर आ रहा है। अब बंगाल की बाजी कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। तपोष पाल मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। तपोष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। सुमित मेहरोत्रा मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता टीएमसी के तौर पर। सुमित जी, आपका बहुत स्वागत होगा। और शैलेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आपका भी बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। सबसे पहले एक बार तपोष जी ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को लेकर एक बयान दिया जाता है, उसी बीच में ये बात सामने आती है कि बाबा बागेश्वर वहां पर जाएंगे और अपनी धर्म सभा को, अपनी यात्रा को वहां पर अंजाम देने वाले हैं। तमाम बीजेपी के नेता उनके मंच पर इस समय नजर भी आ रहे हैं। जैसे अभी कल परसों एक बहुत ज़्यादा रील वायरल हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। तो क्या बंगाल के चुनाव में धार्मिक एजेंडे के आधार पर चुनाव होगा, या फिर डबल इंजन की सरकार ने जो तमाम प्रदेशों में डिलीवरी दी है विकास की, उसको लेकर आप लोग मैदान में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज्योतिबा फुले जी की आज पुण्यतिथि है, उनको सादर प्रणाम। देखिए, बाबा बागेश्वर जी हमारे धर्म गुरु हैं और वो हनुमान जी के उपासक हैं। और हनुमान जी जब जाते हैं उससे पहले, प्रभु श्री राम जी जब जाते हैं उससे पहले हनुमान जी जाते हैं, और आपने देखा है कि लंका दहन करके आते हैं और उसके बाद फिर रास्ता प्रशस्त होता है। तो अगर हमारे वो धर्म गुरु हैं, वो अगर वहाँ जा रहे हैं तो ये बहुत शुभ संकेत है हमारे लिए, और हनुमान जी का आशीर्वाद हमें पूरी तरीके से मिलेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो आयोजन है उसको जो स्टॉप किया, इन्होंने रोका, तो उससे ये हताशा आती है कि बंगाल इस समय डरा हुआ है और वो हिंदुओं से जुड़े हुए जिस तरीके के जितने भी फंक्शंस हैं उसको किसी तरीके से रोकना चाहते हैं। हिंदू एकत्रित ना हो, एक साथ ना आ पाए, वो विभाजित रहे, एक साथ कहीं उनका मन ना बने किसी पार्टी के, स्पेशली टीएमसी के विरोध में। तो इस तरीके की भावनाओं से वो जो है हमारे धर्म गुरुओं को रोक रहे हैं और उनको पीछे कर रहे हैं। मुस्लिम आयोजनों में जैसे इज्तिमा है जिसमें कि 80 से 90 लाख लोग इस बार पश्चिम बंगाल में एकत्रित होने जा रहे हैं, उसमें इन्होंने जो है कोई रोक टोक नहीं किया। उसमें वो इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद तुरंत उसको आसानी से उन्होंने अनुमति दिया और उस आयोजन में जो है इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी की। लेकिन हिंदू आयोजनों में इन्होंने साफ साफ ये बता दिया कि भीड़ नियंत्रण नहीं हो सकता, मौसम की दिक्कत है, कानूनी व्यवस्था की दिक्कत है और
बीजेपी के ऊपर जिस तरीके के आरोप इन्होंने तुरंत मार दिए कि सांप्रदायिक बना रहे हैं, धर्म गुरुओं को लेके आ रहे हैं। देखिए, धर्म गुरु वो अपनी कथा, अपने गीता पाठ ये सब करते हैं, तो उनको करने देना चाहिए। आप जैसे मुस्लिम आयोजनों में आपने इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया है, यहाँ भी आपको सपोर्ट दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं, आज वक्फ बोर्ड के जो नोटिफिकेशन था, आज ममता बनर्जी, देखिए बहुत मजेदार है, ममता बनर्जी ने 6 दिसंबर तक अपने सारे पूरे पश्चिम बंगाल में जितने 8000 प्रॉपर्टीज हैं, 8063 वक्त एसेट है, उसको अपलोड करने के लिए कह दिया है सभी लोगों को। और आपको याद होगा, मैं आप ही के साथ आपके डिबेट में था और उस दिन मुर्शिदाबाद जल रहा था, 200 हिंदू के घरों को पलायन करना पड़ा था। हाँ। और ममता बनर्जी उस दिन मंच पर से ये बोल रही थी कि नया वक्त कानून बंगाल में लागू हम नहीं करने देंगे, हम खून की नदियां बहा देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, पुलिस के ऊपर हमले हुए, गाड़ियां जलाई गई, कई राजनीतिक संगठन दलों ने इसका विरोध किया, उनको जाने नहीं दिया गया मुर्शिदाबाद में। और आप देखिए किस तरीके से आज उन्होंने सीधा अलाउ कर दिया, UMID पोर्टल में इनको अपलोड करने के आदेश दे दिए गए हैं। हाँ। टाइम बॉन्ड का कंप्लायंस भी दिखाया गया और हाँ। बताया गया कि आप लोग इसको करिए। तो राज्य ने स्पष्ट रूप से ये हवाला दिया कि कानून पर स्टे नहीं है, इसलिए हाँ। प्रक्रिया को तुरंत शुरू करना है और इस पे काम करना है। तो ममता बनर्जी किस तरीके से, ठीक है, अब मैं एक बार जवाब ले लेता हूं। ठीक है तपोस जी, मेरे साथ सुमित जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, अपनी पार्टी का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका TNP न्यूज में। जिस तरह से देखिए तमाम बातें तपोस जी की आपने सुनी ली, जो एक बड़ा ऑब्जेक्शन है और एक बड़ा सवाल है, ये लगातार विपक्षी दलों का कहना है बंगाल के अंदर कि आप हिंदुओं से जुड़े हुए जो भी आयोजन होते हैं उसका विरोध करते हैं, और जब बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों को लेकर कोई बयान देता है या उसमें आगे आता है तो आप लोग उसका स्वागत करते हैं। तो धार्मिक एजेंडे के आधार पर आप बंगाल में शासन कर रहे हैं। इनका यह दावा है कि इस बार जब बागेश्वर बाबा वहां जाएंगे उसके बाद इस तरह के जो एजेंडे हैं उनको हम जनता को समझाएंगे और इस बार का चुनाव इन्हीं एजेंडों के आधार पर होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, आपने सवाल बहुत अच्छे करे हैं कि राजनीतिक जो होनी है वो धार्मिक की राजनीतिक होनी है। मैं समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से काम कुछ करा नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको अब धर्म का ही आड़ लेना पड़ेगा। जैसे इन्होंने धर्म का आड़ उत्तर प्रदेश में भी लिया था, आप सभी ने देखा कि अयोध्या किसकी टारगेट, कितना बड़ा काम करा था उन्होंने, राम मंदिर बनाया था इन्होंने बड़ा प्रचंड से इन्होंने पूरा जोर लगा करके प्रचार करा था, सब कुछ करा। उसके बाद भी क्या हुआ, वहां की सीट आ रही है, लोग सबने देखा, हम कोई झुटला नहीं सकते इसको। और आज यही लोग बाबा बागेश्वर की आड़ में खेल जो खेलना चाहते हैं, वो पूरी जनता देख रही है, वहां की जनता, बंगाल की पूरी जनता देख रही है। क्या मेरे को एक बात बताइए, क्या बंगाल ही क्यों लोगों ने चुना, मणिपुर क्यों नहीं चुना, असम क्यों नहीं चुना? क्या वहां पे हिंदू नहीं है क्या? मुझे बताइए आप। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, मणिपुर में क्या हिंदू नहीं है क्या? वहां पे भी तो हिंदू बहन बेटियों के संग में बलात्कार हुआ है, कपड़े फाड़े गए, सबने देखा है जिस तरीके से अत्याचार वहां पे मारा गया है। क्या वहां की कोई चीज घटना किसी से छुपी है क्या? इनके मुंह में मणिपुर का नाम लेते ही दही जम जाता है एकदम। तपस्पाल भाई के हमारे क्यों नहीं बोलते हैं? पर मेन मुद्दा ये है कि SIR की आड़ में आप जो खेल खेलना चाह रहे हैं पूरे देश के अंदर, वो दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए दीदी एकदम निडर होकर के आपसे लड़ाई लड़ने को उतारू है, रोड पे खड़े होकर। क्योंकि अगर देखिए, मैं आपको बता दूं आलू भाई, कि अगर दीदी कहीं भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त होती तो अभी तक ये लोग उठा करके जेल में डाल चुके होते। दीदी ने आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं करा। मुझे एक बता दीजिए, मुझे एक नाम बता दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो सारे लोग जो पहले विपक्ष में थे, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे TMC के थे, मैं तो बिल्कुल खोल करके कहूंगा, TMC के जितने लोग थे, जितने आरोपी थे, जितने गुंडे थे, जितने मवाली थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं, उस वॉशिंग मशीन में जा चुके हैं। उनको CBI ED ने क्यों नहीं अभी तक कुछ करा, क्यों नहीं उन्हें उठा के अंदर डाला? क्योंकि वो रुके हुए हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा है कि वो अब हमारे साथी हो गए हैं, आप लोग केवल विपक्ष के लोगों के ऊपर काम करिएगा जाकर के। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है आलोक जी, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो ये खुद भी बता सकते हैं, कह सकते हैं। पर एक मुद्दा अब और चल रहा है SIR का।
कि जो अब 35 लोग की हत्या हुई है, हम तो इसे खुदकुशी नहीं कहेंगे, हत्या, क्योंकि जिस तरीके से इन बीएलओ के ऊपर प्रेशर बना करके काम कराया जा रहा है, 1 महीने के अंदर आप एसआईआर करिए वरना आप नौकरी छोड़िए, हम आपको जेल में डाल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियां दी जा रही है, सब लोग देख रहे हैं, न्यूज चैनल पे चल रहा है। उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ हो रहा है, मुझे बताइए। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ क्यों नहीं कुछ हो रहा है, माननीय मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं कुछ हो रहा है, क्यों चुप बैठे हैं लोग, क्यों नहीं ये कहते जो 28 लोग, जो 35 लोग जो हमारे मरे हैं, जिन्हें मारा गया है, आप लोगों ने मारा है, वो जनता, इस देश की जनता नहीं थी क्या? पाकिस्तानी थे क्या? बांग्लादेशी थे क्या? मुझे बताइए आप। उन लोगों को न्याय कब मिलेगा? ये आपने मारा है, आप लोगों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कि एक ही एजेंडा चल रहा है, केवल एक एजेंडा चल रहा है, एसआईआर की आड़ में लोगों को मारने का। ये मारना हुआ, उसको आत्महत्या करने का मजबूर आप ही लोगों ने करा, हम तो आप ही लोगों को आरोपी मानेंगे। और जब तक उन लोगों को देखिए न्याय जरूर मिलेगा उनको, अब समय आ रहा है, नजदीक आ रहा है, इनकी भी विदाई का समय नजदीक आ रहा है। जिस तरीके से कह रहा है बंगाल के लिए, मैं आपके चैनल पे तावे से बैठ के कह रहा हूँ, चाहे 26 में चुनाव होगा, मैं तो कह रहा हूँ स्वयं माननीय मोदी जी को वहां से आप लड़ा दीजिए, स्वयं वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए, तब भी सीएम ममता बनर्जी को जिताने से रोक नहीं पाएंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने कामों को लेकर, अपने नेता की छवि को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। तमाम सवाल यहां पर खड़े हैं। आशीष जी, देखिए, आप भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत ही मजबूत दल के रूप में, संगठन के रूप में, और निश्चित तौर पर एक सीएम फेस के साथ आप भी चुनावी मैदान में जा सकते हैं, और आप जाएंगे, आपके कार्यकर्ता इसके लिए लगातार अभी से लगे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि क्या पश्चिम बंगाल में विकास का मुद्दा ज्यादा शोर शराबे के साथ जनता के बीच में चर्चा का केंद्र रहेगा, या जिस तरह से धार्मिक एजेंडे को सेट करने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ बाबा बागेश्वर की यात्रा है, एक तरफ बाबरी मस्जिद का शोर अब धीरे धीरे सुनाई देने लगा है, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या ये मुद्दे अहम हो जाएंगे, या वहां की जनता भी ये पूछे कि भैया काम आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने जो 2 बातें कही हैं, दोनों बातों से मैं अपनी सहमति रखता हूँ। आपने कहा क्या बागेश्वर बाबा जैसे लोगों के चुनाव में के वक्त में आने और इनके चुनाव प्रचार में जुट जाने से क्या फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। और बिहार चुनाव से क्या, और बंगाल क्या, पूरे देश में इस तरह के अनेक पाखंडी बाबाओं का पूरा इस्तेमाल किया गया है, और उनका मूल उद्देश्य लोगों को धर्म के प्रति जागृत करके धर्म के प्रति प्रवृत्त करने का नहीं है। उनका केवल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदाताओं का जुगाड़ करना है। उसके लिए किसी की लाश बिछानी पड़े या किसी को बर्बाद करना पड़े, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा विषय आपने अभी जिसपे टीएमसी प्रवक्ता ने कहा, एसआईआर का, एसआईआर में एक बीएलओ को कहा गया कि ये 1000 वोट है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और इन डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना है। जो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करने की प्रक्रिया है वह बड़ी गड़बड़ है, कंफ्यूजिंग है, वो नहीं हो पा रही है, तो उसमें कुछ दिक्कतें हैं। और इससे क्या होगा कि जो लोग, नंबर 1 जो लोग गरीब लोग हैं, नंबर 2 जो माइग्रेट लोग हैं, जैसे मैं आपको बहुत से उदाहरण दूंगा कि हमारे भी अपने बहुत से परिचित महिलाएं हैं, वो 2003 की एसआईआर में अपना नाम नहीं ढूंढ पा रही है। वहां पर कौन सा बूथ था, कौन सी विधानसभा थी, इस बारे में बीएलओ तक को ट्रेनिंग नहीं है, तो बाहर किसी को क्या मालूम होगा। जिन लोगों की वोट इन 30 दिन की एसआईआर प्रक्रिया में पूरी नहीं हो पाएगी या वेरीफाई नहीं होगी, उनको ये कहा जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट और अपने वेरिफिकेशन का काम कीजिए और आप इसे पूरा कीजिए। मेरा एक सवाल है एसआईआर को लेकर कि जो लोग अभी अपने राज्य से बाहर काम करते हैं या जिनके पास वो डॉक्यूमेंट जो ये लोग मांग रहे हैं, क्योंकि ये लोग आधार कार्ड और जो साधारण डॉक्यूमेंट है उनको नहीं मान रहे, ये बार बार कह रहे हैं। अभी इन्होंने कहा 2003 का वेरिफिकेशन आप करना पड़ेगा। ये सारा काम चुनाव आयोग का था, चुनाव आयोग को खुद करना है, आप अपने आप वेरीफाई कीजिए, आपको करना है। वोटर लिस्ट पुरानी वाली भी आपके पास है और नई वाली भी। लेकिन इन्होंने ये कोशिश की है कि देश का जो गरीब और कमजोर मतदाता है किसी भी तरीके से उसे वोट देने से वंचित किया जाए। चुनाव आयोग ये काम बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है। और आप ये देखिए ना कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया में वोट कटने का खतरा तो बीजेपी के लोगों को भी होना चाहिए था। हो सकता है बीजेपी के मतदाता, हिंदूवादी मतदाता, उनको थोड़ा खतरा होता, लेकिन वास्तव में क्या है कि जिन लोगों को खतरा नहीं है, और बीजेपी को तो मालूम है ये तो 15-15, 20-20 हजार वोट हर विधानसभा में दूसरे राज्यों से चुनाव से ठीक पहले शिफ्ट कर देंगे।
तो ये काम इन्हें मालूम है, इसलिए ये श्योर है। बीजेपी में अब दो तरह के लोग रह गए, मैं ये कहूंगा कि दो ही प्रकोष्ठ रह गए, एक बलवा प्रकोष्ठ, एक ठलवा प्रकोष्ठ। बलवा प्रकोष्ठ जिसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सिर्फ लोगों को भड़काने में, आग लगाने में लगे। एक ठलवा प्रकोष्ठ है, यानी वही एक मतदाता वही महाराष्ट्र में वोट देगा, वही हरियाणा में वोट देने जाएगा, वो उत्तर प्रदेश में वोट देगा, वो उत्तराखंड में वोट देगा, फिर वो बिहार में देगा, वो बंगाल में वोट देगा। इन्होंने करीब 1-1.5 करोड़ मतदाता ऐसे बना लिए, ऐसे ठलवे ढूंढ लिए जो केवल बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी के लिए वोट देने की कोशिश करते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है, जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, हम लोग कह रहे हैं चुनाव मुद्दों पर हो, चुनाव डेवलपमेंट के इशू पर हो। बीजेपी को ठीक है, सरकार आप वहां पर ममता बनर्जी की है, लेकिन राज्य में सांसद जो है वो भाजपा के चुने गए हैं, बहुत सारे विधायक भाजपा के चुने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं यहाँ पर, पूरा मेकअप करके आए हैं, तो इनको बताना चाहिए कि हमने इन पिछले 5 साल में हमारी केंद्र सरकार की ओर से ये योजनाएं हैं जिसलिए आप हमें सपोर्ट करो, लेकिन वो तो लाई नहीं है। बाबा बागेश्वर मिल गया कहीं से, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनके खुद के काम में और खुद के विचारों में, खुद के भाषणों में वो ताकत बची नहीं है। अब तो ये देश को निचोड़ चुके हैं, इनके पास पैसा आता है उद्योगपतियों से, तो इनको चंदा मांगने की भी जरूरत नहीं है। पहले तो चंदे की रसीदों में से कमीशन मिल जाती थी, वो काम बंद हो चुका है। अब ये लोग जा रहे हैं कि बाबा रामदेव हो, चाहे ये बागेश्वर हो, ऐसे ऐसे ठगों को लाया जा रहा है जिनका हिंदू धर्म से, हिंदू कार्यविधि से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन ये खुद को ठेकेदार मानता है, इनको भी ठेकेदार बनाने में तुले। जिन लोगों ने 250 फर्जी शंकराचार्य चला रखे हो देश में, उनसे धर्म की उम्मीद क्या करेंगे हम। लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि आप चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायक, केंद्र में चुनी हुई सरकार, आप अपने काम बताइए ना, काम पर ही तो बात करेंगे आपसे। आप काम बताइए, बाबा बागेश्वर क्या बताएगा वहां पर? ठीक है, ये तो तब नहीं बता पाया जब दुनिया भर की घटनाएं हुई, पाकिस्तान का जब वहां पर अटैक हुआ पहलगाम में, तो बाबा बागेश्वर पर्चा निकाल देते हैं। ठीक है, अब इस मुद्दे पर भी आते हैं। जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर देखिए तीनों दलों ने अपना अपना पक्ष रख दिया। तपोज जी आ रहा हूं मैं। शैलेंद्र जी, तीनों का पक्ष आपने यहां पर सुन लिया। जिस तरह से देखिए विकास पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बिहार में पहले कुछ ऐसे मुद्दे उठे जिनका सीधे विकास से कोई संबंध नहीं था, कुछ ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे, कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिनका बिहार की गलियों में बहते हुए पानी से कोई संबंध नहीं था, जो वहां पर 4 घंटे या 5 घंटे की लाइट आती थी उससे कोई संबंध नहीं था, गैस सिलेंडर के लिए जो आज भी गांवों में लाइन लगती उससे कोई संबंध नहीं था। जानबूझकर कुछ ऐसे मुद्दे जनता के ऊपर थोपे जा रहे थे जिसमें बिहार की जनता ने निश्चित तौर पर नकार दिया, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब क्या पश्चिम बंगाल में भी उन मुद्दों की तलाश की जा रही है जिससे कि एक ध्रुवीकरण के ग्राउंड तैयार किया जा सके, कम से कम कुछ एक वर्ग में मतदाताओं को बांटा जा सके, या फिर विकास के आधार पर वहां की राज्य सरकार या केंद्र सरकार जनता के बीच में जाएगी, बताएगी कि हां इस आधार पर हमको मतदान किया जा सकता है? आपका इसमें अनुमान क्या है? आलोक जी, आपके प्रश्न के पहले जो अभी सैनी जी बोल रहे थे, मैं उसका खंडन करता हूं। ये सनातनी संतों को ये पाखंडी और ठग बोलने की हिम्मत जो कर रहे हैं, तो इनको ये ऐसे लोग ही कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे। लग रहा है कि भारत में फिर कांग्रेस कभी नहीं लौटने वाली। क्यों? क्योंकि किसी की आस्था किसी के ऊपर है, और आप यही हिम्मत क्या किसी मौलाना के लिए बोलिएगा कि ये पाखंडी मौलाना है? अगर आपकी हिम्मत है तो किसी भी एक मौलाना के लिए बोल दीजिए, छांगुर बाबा के लिए ही बोल दीजिए कि हाँ पाखंडी छांगुर बाबा था। तो एक मौलाना को आप नहीं बोल सकते, लेकिन एक साधु संत महात्मा को आप पाखंडी बोल रहे हैं, जिसको कि पूरी देश की जनता इस प्रतिष्ठित चैनल से देख रही है। अब रही बात आलोक जी आपके सवालों की, तो इसका एक पुराना इतिहास है। 1950 से 1960 के बीच में जब नेहरू जी की सरकार थी, उस समय अपने पंचवर्षीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए साधु महात्माओं का इस्तेमाल सरकार ने किया था कि वो अपनी धार्मिक भाषा में सरकार के किए गए कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचा सकें। फिर आया 60 से 70 का दौर, जिसमें इंदिरा गांधी ने इसका इस्तेमाल किया और मौलाना बुखारी जो है, इमाम बुखारी को आगे बढ़ाया, और फिर सब जगह से जहां तहां उम्मीदवारों के समर्थन में मौलानाओं का, उलेमाओं का एक बढ़ाना शुरू हो गया। इसके बाद आया 80 का दौर, जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, तो वहां से एंट्री हो गई साधु संतों की भी, तो साधु संतों ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद सबसे लास्ट और विभत्स रूप आया
कांग्रेस के ही एक नेता की वाइफ ने जब बोला कि वोट जिहाद करो, बीजेपी को हराने के लिए किसी भी पार्टी को वोट देना पड़े दो, लेकिन वोट जिहाद शब्द का उत्पत्ति हुआ। तो इसकी इतिहास मैंने 2050 से लेकर के और 2025 तक के बीच की बता दी। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा बागेश्वर खुद भी अपने मंचों से घोषणा करते रहे कि मैं किसी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आ रहा, मैं सनातनी हूं, तो सनातन धर्म की स्थापना के लिए मैं जो कुछ भी प्रयास करना चाहता हूं करूंगा। तो उसमें किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है। रही बात चुनावी फायदे और चुनावी घाटे की, निश्चित रूप से इसका चुनावी घाटा और फायदा होता है। जैसे ही आशीष सैनी जैसे लोग किसी भी धार्मिक गुरु को, शंकराचार्य को पाखंडी बोलेंगे और छांगुर बाबा जैसे ठग और बलात्कारी को और धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को और मदर टेरेसा जैसे लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार देंगे, तो कहीं ना कहीं देश की जनता का आंख खुलता है और उसको लगता है कि हाँ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो बहुसंख्यक जनता है उसको लगता है कि हमें कांग्रेस छल रही है और उसका नुकसान कांग्रेस देख रही है। तो मैं आशीष सैनी जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोग कांग्रेस का कितना नुकसान और कराना चाहते हैं? क्यों नहीं आप लोग अपने जुबान पर कंट्रोल करते हैं? क्यों आप सनातनियों के धर्म गुरुओं को ठग बोल देते हैं आसानी से और किसी मौलाना को ठग बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते हैं? और फिर जब मैं ऐसे प्रश्न उठाऊंगा तो आप ही बोलिएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कृपया आप अपने राजनीति में सनातन के किसी भी प्रतिबिंब को, किसी परछाई को गलत शब्द का इस्तेमाल न करें। अगर कोई गलत है तो उस पर मुकदमा चलेगा, वो कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट करेगी। कांग्रेस को भरसकी से बचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी किसी भी मौलाना, उलेमा, उसके किसी बयान को लेकर के और उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में धार्मिक आधार पर जो ग्राउंड तैयार किया जा रहा है उसका लाभ तमाम सियासी पार्टियों को मिलेगा, या जनता इस बार अपने विधायकों से जरूर पूछे कि भैया 5 साल में आपने काम क्या किया या आप थे कहां। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, शैलेंद्र जी ने आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल किया था और आप उसका जवाब देना चाह रहे थे। देखिए शैलेंद्र जी, आपने उनको राजनीतिक विश्लेषक लिखा है, अब मैं उनके बारे में क्या कहूं, लेकिन मैं उनके सवालों को जवाब जरूर देना चाहूंगा। एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था 2014 के चुनाव से पहले कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो डॉलर 30 रुपए का हो जाएगा और पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा। उनका नाम था स्वामी रामदेव। उस स्वामी रामदेव को 30,000 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के किराए पर दे दी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग धार्मिक नहीं है, ये ठग है। रामदेव की आयुर्वेदिक दवाइयों के उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान में हजारों साल से चल रहा है और आज भी हजारों कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन करती है, लेकिन 72 सैंपल अगर फेल हुए तो स्वामी रामदेव के हुए हैं। ऐसे मैं स्वामी रामदेव के 100 उदाहरण दे सकता हूं जहां पर उन्होंने ठगी का काम किया है। और बागेश्वर बाबा जैसे लोग अपने आश्रम में किस प्रकार से महिलाओं के उत्पीड़न करने का, उनके शोषण करने का एक जरिया बन चुके हैं। 2 लोग और हैं जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा, आशाराम बापू और गुरमीत राम रहीम सिंह। उन्होंने बलात्कार के मामले में जेल गए। राम रहीम सिंह जी के बारे में कहूंगा कि जिस जेलर ने अपनी सिफारिश से उन्हें उनकी जमानत कराने की व्यवस्था की, 6 बार 8 बार साल भर में पैरोल मिलती थी, आज उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया गया और विधायक बना दिया गया है। तो मेरा शैलेंद्र सिंह जी से नहीं, आपके सभी दर्शकों से एक सवाल है कि भारत का संविधान आपसे, एक नागरिक से ये कहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के, शिक्षा के बारे में बात करें। स्वामी रामदेव ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, पतंजलि यूनिवर्सिटी, भारत सरकार ने उसको अनुमति दी। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो चल ही नहीं पा रही है और वहां से पढ़े लिखे बच्चे 100 रुपए की नौकरी भी नहीं पा रहे। शैलेंद्र जी को कहिए कि जरा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वहां पर। दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी के सबके बच्चे तो विदेश पढ़ते हैं, भारत में एक भी यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं की। अब मेरा सवाल ये है कि जो आम जनता है वो इनको वोट नहीं दे रही है, इनको वोट दिलवा रहा है चुनाव आयोग, चाहे वो कुछ भी गड़बड़ करे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जितना अपनी विश्वसनीयता खो चुका है वो चीज। दूसरी बात यह है कि मेरा ये कहना है कि जब शंकराचार्य देश में 4 है सनातन धर्म के, उन शंकराचार्यों के अतिरिक्त 250 शंकराचार्य बीजेपी ने बनाए। मुझे बता देना किस लिए बनाए हैं। और ये जो बाबा जो ये कथा करते घूमते रहते हैं, ये सनातन धर्म के किस प्रकोष्ठ का हिस्सा है? क्या ये जो हमारी अखाड़ा परिषद है उसका हिस्सा है? क्या ये शंकराचार्य पीठ का कोई अंग है, या फिर ऐसे ही बस भाजपा के प्रचार के लिए बनाया है? भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो धर्म के जो इस तरह के लोग हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। जो असली धार्मिक लोग हैं वो कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं करते, नंबर 1 बात। और नंबर 2 सिर्फ छोटी सी बात है कि हमारे लिए मुद्दा ये है देश के बहुसंख्यक वर्ग के लिए, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसमें दलित वर्ग के लोग हैं, जिसमें अन्य धर्मों के लोग हैं। हमारा केवल ये एक सवाल है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। हमारी जो जेब हर वक्त काटी जा रही है, 2.5 रुपए किलोमीटर हम टोल टैक्स दे रहे हैं, सिलेंडर की कीमत बढ़ चुकी है, खाद्यान्न की कीमत बढ़ती जा रही है, शिक्षा के संस्थानों की कीमत जो उनकी फीस है वो आपने बेतहाशा बढ़ा दी है। यानी आम आदमी का गला घोटने का ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है इन बेशर्मों ने कि वो आम आदमी जी सके। ठीक है, घुट घुट के जी रहे लोग, तपोज जी, मतदाता नहीं। तपोज जी, यही बात आशीष जी की कहनी है और यही यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी बोल रहे थे। सुमित जी का ये कहना है कि भाई बीजेपी के पास धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा कोई उपकरण ही नहीं है जिसके चलते चुनावी मैदान में उतर पाएं। साथ ही इनका सवाल ये भी था कि भाई मणिपुर में, त्रिपुरा में या दूसरे राज्यों में आप क्यों नहीं जाते हैं इस तरह के धार्मिक एजेंडे को लेकर? आप सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही जानबूझकर टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि आज श्रमिक भट्टाचार्य जी ने, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने अभी हार्डली 1 आवर बिफोर ही हैज डन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं मैं उसको बताता हूं। देखिए, उसमें आपके जो प्रश्न आपने पूछे हैं उसके आंसर भी है। देखिए, 2021 के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको टारगेट किया गया, उनको मारा गया। 2021 के इलेक्शन के बाद जैसे ही टीएमसी जीती, बीजेपी के जो कार्यालय थे उनको फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिए गए और इतने लोग घरों से बेघर हुए। कई कार्यकर्ताओं का नामो निशान तक मिट गया, उनका पता ही नहीं है उनकी परिवार कहाँ है, वो कहाँ है। और अभी देखिए 2025 का इलेक्शन हुआ, एक कार्यकर्ता बताइए जो आरजेडी का हो, एक का ऑफिसेस बताइए जो आरजेडी का जलाया गया हो। आप देख रहे हैं सारे लोग, सारे नेता उसी तरीके से घूम रहे। ये होता है एनवायरनमेंट इलेक्शन के बाद। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी नंगा नाच करती है और कानून हाथ में लेती, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे भाई, हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो स्वतंत्र है कि वो किसी भी पार्टी के लिए अपना सपोर्ट दें। अब बागेश्वर बाबा जी स्वतंत्र हैं, वो दें अपना जिनको समर्थन देना हो। लेकिन वो सार्वजनिक मंचों से वो बोल चुके हैं कि हम हिंदू जागृति कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के नहीं है। कोई हिंदू अगर हमारे फेवर में आएंगे, बातें करेंगे तो वो हमारे साथ बैठेंगे। मैं उस विषय में जा भी नहीं रहा हूँ। कहने का ये तात्पर्य है कि देखिए, बीएलओ जो है वो सरकारी मुलाजिम है और वो पश्चिम बंगाल के ही सरकारी मुलाजिम है, और उनके मरने पे जिस तरीके से ओछी राजनीति हो रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई आप बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट सार्वजनिक संस्था है और उसने कहा है कि इतने समय में ये काम करके देना है। आप एक टीएमसी एक राज्य में सरकार चला रही है, हम दूसरे राज्य में सरकार चला रहे हैं। वही सेम टाइमलाइन हमें भी मिला हुआ है, वही चैलेंजेस हमारे साथ भी हैं। हम क्या मौत पे राजनीति कर रहे हैं? यूपी में भी हो रहा है, जयपुर में भी हो रहा है, यहाँ पे राजस्थान में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। सेम टारगेट, सेम हमारे पास भी उतना ही प्रेशर है, लेकिन हम उसको सस्टेन कर रहे हैं। हमारे जो लोग बीमार हो रहे हैं, हम लोग तुरंत उनको जो है सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएलओ के साथ हम खड़े हैं, उनके इंश्योरेंस की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हमने पूरे डिटेल भेजे हैं कि इस तरीके की घटनाएं अगर होंगी तो बीएलओ के लिए किस तरीके की चीजें की जानी चाहिए। और क्या कि हमने सार्वजनिक मंचों से इस तरीके से कहा है कि एक बीएलओ को हम घुसने नहीं देंगे, कोई घुसेगा तो मार देंगे। बीएलओ को जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है टीएमसी के राज्य में, वो पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं करना पड़ रहा। और करना क्या है भाई, आपको फॉर्म ले जाके बांटना है।
भरा हुआ फॉर्म वो आपको वापस मिलेगा, उसको अपलोड कर देना है। अपलोड हो रहा है तो करिए, नहीं तो ऑफिस में जमा कर दीजिए, बस इतना ही काम है। इसमें सुसाइड कर ले रहे हैं तो उनका परिवार लूट जा रहा है, जला दे रहे हैं घर, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें। और सबसे मजा देखिए, अभी मैं उन्हीं का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, समीर भट्टाचार्य जी का, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा कि इस समय वेस्ट बंगाल में किराए पे पिता मिल रहे हैं, किराए पे ससुर मिल रहे हैं। एक पिताजी के 3 संतान थे अभी तक वोटर लिस्ट में, अब जो है 13 संतान हो गए हैं। तो जितने मतलब हरकतें हो सकती हैं वो सारे हरकतें की जा रही हैं। और ड्राफ्ट वर्जन आएगा तब देखिएगा किस तरीके से ऑब्जेक्शंस आएंगे। ये तो ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं, इन्होंने बीएलओ के माध्यम से जो है हेराफेरी करके रखा होगा, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे क्योंकि बड़े स्तर पे हेराफेरी होने के चांसेस हैं। और जिस तरीके से एक जगह बीएलओ को बैठा के एक बीएलओ के पीछे चिन्हित करके उनको काम किया जा रहा है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो खुले आम चुनौती देता हूं कि 2025 के वोटर लिस्ट पे ये इलेक्शन करा ले। इस बार अगर ममता बनर्जी जीत जाए तो बताइएगा, बुरी तरीके से हारेंगे। उनकी पार्टी इतने बैकफुट पे जा चुकी है और पूरी पश्चिम बंगाल की जनता नाराज है इसमें। और आप जो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, तो मणिपुर में जो है घर नहीं जलाए गए हैं जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की बात कही गई थी। जबरदस्ती वहां पे भी जो है भाजपा के कार्यालय को टारगेट किया गया था और एंटी हिंदू प्रोटेस्ट किए गए थे, त्रिपुरा में किए गए थे, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किए गए थे। और आज की डेट में उन्होंने वक्त बोर्ड पे बोलने के लिए, आज आपके पैनल में एक व्यक्ति नहीं है जो कि बोल दे। क्यों ममता बनर्जी एग्री की, बताइए? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बॉस, आपको करना पड़ेगा। आप भारत के ऊपर नहीं है, भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। जिस तरीके से आपने खुले तौर पे आपने जो चुनौती दिया था, 200 पलायन हुए थे, आप लोगों के सामने था वो तस्वीरें उस दिन मालदा से विस्थापित हुए थे। और इनके नेता उस समय क्या कहते थे? मालदा पश्चिम बंगाल में ही है, एक जिले से दूसरे जगह जा रहा है। फिराद हकीम का स्टेटमेंट है ये, एक जगह से दूसरे जगह लोग जा रहे हैं तो इसको पलायन नहीं बोलते। और हुमायूं कबीर वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे, वो बोल रहे थे। इसका खंडन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है। एक स्टेटमेंट बता दीजिए किसी टीएमसी के व्यक्ति का जिन्होंने इसका खंडन किया, इसका मतलब मौन समर्थन देके रखे। ठीक है, पूछ लेता हूं सुमित जी। देखिए, तमाम बातें आपने इनकी बिल्कुल साफ तौर पर सुनी है। इनका ये कहना है कि जब भी कुछ ऐसा होता है, इन्होंने मतलब एक तरह से खुल के कहा कि जब भी हिंदुओं के समर्थन की कोई बात होती है उसमें आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपकी नेता खड़ी हुई नजर नहीं आती हैं। लेकिन जब भी मुस्लिमों से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होता है, कोई बयान होता है, तो उसमें मौन समर्थन आपकी सरकार की तरफ से दिया जाता है। पहला एक। दूसरा ये कि लगातार एसआईआर के विरोध के चलते जनता बहुत नाराज हो गई है, जो कि इन्होंने अभी भांपा है या इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके संगठन ने पश्चिम बंगाल से इनको बताया है। क्या वास्तव में परिस्थितियां ऐसी हैं? देखिए आलोक भाई, कई बातें इन्होंने रखी हैं, मैं एक एक करके उनका सबका जवाब दूंगा। भागूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, क्योंकि ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि डर गए हैं, भाग रहे हैं। हम वो सिपाही हैं, उस नेता के सिपाही हैं, न डरेंगे न भागेंगे, भगाने का काम करेंगे आपको बंगाल से, ये दावा करते हैं। इन्होंने एक बात कही बीएलओ को लेकर कि मर रहे हैं, डर रहे हैं, हमारे हर स्टेट में हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी तो हुआ, राजस्थान में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ। क्या वो बीएलओ इंसान नहीं थे? आप कहिए कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी उस परिवार के हर एक व्यक्ति को नौकरी देगा जो व्यक्तियों ने आत्महत्या करी है। कहिए, आप करिए, मैं भी आपके संग में हूं, हमारी पार्टी के आपके संग में होगी। तपस भाई, आप आगे बढ़िए, मैं आपके संग में होऊंगा, पहला शख्स मैं होऊंगा टीएमसी का। मैं कह रहा हूं, ऑन चैनल कह रहा हूं, आप कहिए उस परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी। नहीं कह सकते, क्यों? मरवा भी तो आप ही लोग रहे हैं, मर जाएं, उसके ऊपर राजनीति करनी है। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे भैया, हम लोग को राजनीति नहीं चाहिए, उस परिवार को न्याय चाहिए। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, आप भी नहीं दे पाएंगे, आपके गृह मंत्री भी नहीं दे पाएंगे, आपके प्रधानमंत्री भी नहीं दे पाएंगे। जो उस परिवार का लॉस हुआ है, बातें आप लोग बस टीवी पे बैठ करके डिबेट में कर लेते हैं कि वो मर गए हैं, उस पर राजनीति हो रही है। और रही बाबा बागेश्वर की बात, मैं वही बता रहा हूं जो सच है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं किसी बाबाओं के ऊपर मेरे को कोई टिप्पणी करने का कोई वो नहीं है कि मैं करूं अच्छा टिप्पणी। पर आज स्थिति बाबा बागेश्वर जी ने अपनी ऐसी बना ली है,
उन्हें यूज करा जा रहा था। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी एक एक करके नेताओं को, अच्छे अच्छे नेताओं को लेकर के आगे आती है और फिर उन्हें साइड कर देती है। जैसे बाबा रामदेव को लेकर के आई, उसके बाद उन्हें साइड कर दिया, बाबा बागेश्वर को ले आए। ये वही बाबा बागेश्वर हैं जिनके यहाँ लोग जाते हैं, पंडालों में जाते हैं और लोग वहां से गायब हो जाते हैं और उसके बाद उनके उस परिवार की FIR नहीं लिखी जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। ये वीडियो अगर आपके पास नहीं होगा मैं दे दूंगा आपको, वो वीडियो भी मेरे पास है। और यही बाबाओं की बात, ये वही बाबा हैं जो करोड़ों रुपए लेते हैं एक सभा करने के, आयोजन करने के। क्यों ले रहे हैं? फ्री करें, सनातन के लिए बात कर रहे हैं, सनातन की करिए बात। और जिसके परिवार में खुद स्वयं अपनी बहन का रिश्ता मुस्लिम परिवार में करा हो, अपना जीजा खुद मुस्लिम का हो, तो वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, शर्म आती है ऐसे बाबुओं के ऊपर। और जब हिंदुस्तान के ऊपर हमला होता है तो यही वही बाबा बागेश्वर हैं। क्यों नहीं पर्ची निकाल दी थी? पर्ची निकालते कि आज यहाँ पे हमला हो रहा है। दिल्ली के अंदर जब हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, तो बाबा बागेश्वर कहाँ गए थे? रोड पे टहल रहे थे। क्यों नहीं उन्होंने बता दिया सरकार को कि हमला होने वाला है, इतने लोगों का बचाइए? पर्ची निकाल देते, वो पर्ची कहाँ गई? खेल चल रहा है, केवल खेल चल रहा है। मैं इसके ऊपर कहना चाहता हूँ, मैं किसी बाबाओं के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर जब आज ये बात आ रही है तो मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, पर ढोंग नहीं करता हूँ कि मंदिर में जाता हूँ, शिवलिंग को जल चढ़ाया, हाथ नमन करा, फोटो खिंचवा ली। साहब मैं तो बाबाओं के दर्शन करके मैं तो फोटो डाल रहा हूँ। ये आदत नहीं है हमारी। आप पूजा करने का, ढोंग करने का नहीं। पूजा करिए, सच्ची श्रद्धा रखिए। ढोंग काहे का कर रहे हैं आप लोग? मंदिरों में जाके फोटो खिंचा कर कि मैंने पूजा कर दी, आज केले बांट दिए। हम लोगों ने देखा होगा, बहुत देखा होगा आप लोग कि जब कोविड का समय था तो किस तरीके से आदमी 2 केले भी बांट रहा था, फोटो खिंचा करके डाल रहा था, बेइज्जती कर रहा था इंसान की। अरे तुम मदद कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। बड़े शर्म की बात होती है। आज हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग इस मुद्दे पे जाके राजनीति कर रहे हैं। ठीक है सुमित जी, आप बहुत ही विद्वान आदमी हैं, सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन जिस तरह से मदद वाली बात आपने बोली ना, मेरा इसमें ये मानना है, एक फोटो खिंचाने के बाद बहुत सारे लोग उसको सोशल मीडिया में देखते हैं और इस फोटो खिंचाने के चक्कर में ही मान लीजिए गरीबों को अगर कुछ मिल रहा है, अगर कुछ वितरण हो रहा है समाज में। देखिए धन, अगर आप अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी जाएंगे ना तो लगभग 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास धन केंद्रित हो गया है। अगर फोटो खिंचाने के बहाने ही वो धन किसी बहाने से किसी निचले स्तर पर अगर वो संवाहित हो रहा है, अगर प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? हर चीज को सकारात्मक नजरिए से भी देखा जा सकता है। मैं आलोक भाई थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपकी बात। बात करिए आप, ठीक है फोटो खिंचाने से, पर मैंने ऐसे लोग भी देखे, मैंने भी मदद करी। क्या मैंने तो फोटो खिंचा के नहीं डाला? कोविड के समय मैंने भी मदद करी बहुत से लोगों की। जिसे मदद करनी होगी वो स्वयं कर देगा, और जिसे दान देना होता है मंदिरों के अंदर, वो फोटो नहीं खिंचाता है, ना रसीद कटाता है। जिसे दान देना होता है, गुप्त दान देना होता है। आज भी प्रथा है हमारे मंदिरों के अंदर, जो लोग आते हैं मंदिरों पे दान देकर के चले जाते हैं, उन्हें कोई रसीद से मतलब नहीं होता, किसी बात से कोई चीज मतलब नहीं होता। हाँ, जिन्हें नहीं, दोनों चीजें ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप फोटो नहीं खिंचाते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत हो गए। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी को दिखाने का ही शौक है और उस दिखाने के शौक के चलते अगर वो 100 लोगों की मदद कर रहा है तो उसको करने दीजिए, ये भी बेहतर है समाज के लिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ। मैं आपको वही बताया ना जो आपको कहा, आपने कहा उसमें थोड़ा सा मैंने अपना करेक्ट कर दिया। नहीं ठीक है, ये दोनों पहलू अपनी जगह ठीक है, और किसी ना किसी बहाने से मदद तो हो रही है ना, मदद तो हो रही है, चाहे वो कोई फोटो खिंचा के करे, चाहे वो बिना खिंचाए कर दे, मदद तो कम से कम पहुंच रही है। शैलेंद्र जी, एक जो सबसे बड़ी बात आप बार बार यहां पर ये बताना चाह रहे थे कि धार्मिक पार्टियां अपने एजेंडे के हिसाब से धर्मों को बांट लेती हैं आपस में। एक पार्टी एक पक्ष के नेताओं की तरफ ज्यादा बोलती है, एक धर्म के बारे में ज्यादा टिप्पणी करती है, लेकिन दूसरे को कहीं ना कहीं एक बहुत ही साइलेंट स्पेस दे दिया जाता है। क्या वास्तव में इसके चलते धार्मिक ध्रुवीकरण या धार्मिक उन्माद और ज्यादा बढ़ा है? और क्या इसके लिए तमाम धार्मिक गुरु भी जिम्मेदार नहीं, क्या सिर्फ इसके लिए नेता ही जिम्मेदार हैं? आलोक जी, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, लेकिन सुमित जी ने जितनी ईमानदारी से स्वीकार किया कि बीएलओ की हत्याएं की जा रही हैं, अब बीएलओ की हत्या की बात हमने कही थी 2-3 दिन पहले किसी चैनल पे, तो लोगों ने बोला कि आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एसआईआर को बदनाम करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में लेने के लिए कोई भी बीएलओ की हत्या करके और बोल सकता है कि वो दबाव में आत्महत्या कर लिया या छत से कूद गया। और ये भी आरोप लग रहे हैं जिसको कि इसका खंडन करना चाहिए टीएमसी को, कि जहां भी एसआईआर हो रहा है, खास करके बंगाल में,
तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनको सुरक्षा का व्यवस्था बनाना चाहिए। और लोगों के मन में अगर किसी प्रकार का इस प्रकार की भावना है तो उसको ठीक होना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके मूल प्रश्न के ऊपर। मूल प्रश्न ये है कि इसकी शुरुआत जो प्रो वर्जन बोलेंगे कि कोई भी चीज का लाइट और प्रो वर्जन, वो शुरू हुआ था इंदिरा गांधी ने जब अपना पक्ष में फतवा जारी कराया था जामा मस्जिद से, इमाम बुखारी से, कि कांग्रेस के पक्ष में सारे मुसलमान वोट दें। राजीव गांधी ने जब जारी कराया था कि कांग्रेस के पक्ष में सारे मुसलमान वोट दें। उसी का प्रो मैक्स वर्जन नरेंद्र मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग साधु महात्माओं को अलग अलग जगह ले जाके, जिससे कि कांग्रेस को परेशानी, और वो बोल रही है कि ये इस्तेमाल हो रहा है। शुरू तो आप ही ने किया था और आपने एक टूल दिया दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चुनाव से पहले गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा किया, जो उचित नहीं था। और फिर बंगाल में भी ब्रिगेड ग्राउंड में शुरू करने वाले हैं, तो उनके जाने से एक माहौल तो जरूर बनेगा। और ओवरऑल पिछले आप देखेंगे 10 साल के अंदर कम से कम तो बंगाल में कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी शक्तियों को मजबूती मिली है। लेकिन 30% वहां जो मुस्लिम वोटर है वो आज भी कंसोलिडेटेड है ममता बनर्जी के साथ। कांग्रेस अपना स्टेक वहां खो चुकी है। तो एक केवल बागेश्वर बाबा के वहां जाने से थोड़ी माहौल बन सकती है, लेकिन चुनाव जिताने में बहुत बड़े योगदान दे सकते हैं, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने को इस पैमाने पे क्यों नहीं चाहती हैं कि हम सबका खंडन बराबर करें। जैसे कि आशीष जी बोलते बोलते किसी मौलाना को, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, किसी मौलाना को पाखंडी वर्ड नहीं बोल पाए, लेकिन बाबा रामदेव ने क्या ठगी कर लिया, उसके खिलाफ आपने कितने मुकदमे दर्ज कराए, बाबा रामदेव ने आपसे क्या लूट लिया, बाबा रामदेव के योगा सेशन में कितने लोगों को लाभ मिला। तो वो जो लोग ये बात सुमित जी आपसे दूरी आ रहा हूं क्योंकि उनकी दवाइयां नकली हो सकती हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि और महर्षि ठीक है शैलेंद्र जी सुमित जी छोटा सा आपको काउंटर देना चाहते हैं, पुरानी योग की। ठीक है शैलेंद्र जी छोटा सा यहाँ पर काउंटर देना चाहते हैं सुमित जी, छोटे से उत्तर दीजिएगा शैलेंद्र जी। आलोक भाई देखिए जिस तरीके से अभी इन्होंने भाजपा की सुमित जी बोलिए, सुमित जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। खिलाफ नहीं बोलते तो लगता है कि आप कहीं ना कहीं तुष्टिकरण कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि सभी शैलेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। सुमित जी छोटा सा आपको काउंटर देना चाह रहे थे। मैं बिल्कुल आलोक भाई देखिए अब इन्होंने का केवल बेसिकली वहां बंगाल में ही एसआईआर हो रहा है। एसआईआर बंगाल में नहीं है, जो जाने गई है वो उत्तर प्रदेश में भी गई है। जो गोंडा में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से उसके परिवार में शादी थी, शादी के लिए उसने छुट्टी मांगी, उसे छुट्टी नहीं दी गई और उसके बाद उसके ऊपर ये कह दिया गया हम एफआईआर कर देंगे, तो रिपोर्ट आके जेल में डाल देंगे। उस कारण उसने आकर के आत्महत्या कर ली गोंडा के अंदर। आप बड़ी शर्म की बात है, आपको ये कहना चाहिए। ये तो पूरे सिस्टम की कमी है, ये तो पूरे ही सिस्टम की कमी है। मुझे अच्छी तरह से याद है आपातकाल में तमाम डॉक्टर्स के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर आसमा लागू कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि भैया अगर छुट्टी लोगे तो सीधे अपने घर चले जाना। तो ये तुम्हारे सिस्टम की खामी है। आलोक भाई यानी कि हम लोग ये समझ लें, हम लोग इस समय सिस्टम की खामी बोल रहा हूं मैं, ये आपकी नहीं खामी बोल रहा हूं मैं, ये मैं खामी नहीं बोल रहा हूं, ये मैं सरकारी नौकरियों में घुन की तरह पिसते हुए कर्मचारियों की दर्द की बात कर रहा हूं कि उनको इसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता को मारने का मन बना लिया इन्होंने। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजनीतिक पार्टियों को खड़े होकर इसमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। किस तरह का सिस्टम आप बंद कीजिए, आम नागरिक तो इसमें कुछ नहीं कर पाएगा ना अकेले। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उतर रही है? अगर चुनाव उतरना चाहिए, बोल रहा हूं मैं, तपोज जी को बोल रहा हूं। मैंने जब राजनीतिक पार्टी बोला तो मैंने ये आप तीनों के लिए बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में आप सबकी सरकार है। ये मैं केवल एक के लिए नहीं बोल रहा हूं। राजनीतिक पार्टी जब मैंने बोला तो उसमें आशीष जी भी हैं, आप भी हैं, तपोज जी भी हैं, क्योंकि आप सबकी सरकारें हैं। कोई भी ऐसा दल, कोई भी ऐसा प्रवक्ता मेरे साथ अभी नहीं जुड़ा है जो किसी राज्य में मुख्यमंत्री ना हो। नहीं, ठीक है, मुद्दा आपका अच्छा है और इसमें निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और कर्मचारियों के भी कुछ राइट्स होते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। आशीष जी, जिस तरह से तमाम बातें यहां पर हो रही थी, बस एक छोटा सा यहां पर मैं काउंटर आप चाहूंगा। शैलेंद्र जी ये बोल रहे थे कि भाई इसकी शुरुआत तो आपने ही की थी, इन्होंने जामा मस्जिद का उदाहरण दिया, अब उसको आगे लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। देखिए, मैं शैलेंद्र जी जितना ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं। मुझे तो आप 2014 के बाद की कोई बात है तो मैं उस पर करने को तैयार हूं। नंबर एक बात। दूसरी बात, आलोक जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तपोज जी ने अपनी बात शुरुआत की थी महात्मा ज्योतिबा फुले से।
महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा के क्षेत्र में जाने जाते हैं, उनको महापुरुष की संज्ञा दी गई है, महात्मा की संज्ञा दी गई है। मैं केवल शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार से सवाल पूछता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा को इतना महंगा करके आप देश का कौन सा भला कर रहे हैं? मेरा पहला और अंतिम यही सवाल है। ठीक है, तमाम बातें यहाँ पर कही गई और निश्चित तौर पर बंगाल के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां इस बात पर तो सहमत हैं। शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुमित जी, अगर आप लोग नहीं डरे हुए हैं और आपकी चुनाव आपके पक्ष में है, तो क्या आप उम्मीद करें कि धीरेन्द्र शास्त्री को ब्रिगेड ग्राउंड में अलाउ करेंगे अपना कथा करने के लिए गीता पाठ? धीरेन्द्र शास्त्री को हिंद महासागर में भेज देंगे। ऐसे ठगों के लिए आपकी सरकार थोड़ी चल रही है, संविधान की सरकार चल रही है। ठीक है, संविधान की बात कीजिए आप। नहीं, गीता पाठ करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, संविधान की बात कीजिए ना, ये ठग बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए, ये देश को ऐसे कमजोर मत कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में जब इस बार चुनाव होगा तो विकास की बात तो जरूर होगी, लेकिन जिस तरह से धार्मिक बैकग्राउंड को सेट करके इस बार तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभेरी की शुरुआत की है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये मतदान में कितना तब्दील हो पाती है। क्या बाबा बागेश्वर की यात्रा, जनसभा वहां पर मतदान को प्रभावित कर पाएगी, या जिस तरह से बाबरी मस्जिद के विवाद को और ज्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है वो मतदान को प्रभावित कर पाएगी, या जनता निश्चित तौर पर विकास पर ही तटस्थ रहेगी, अड़ी रहेगी, विधायकों से पूछती रहेगी, जो भी प्रत्याशी जाएगा उससे भी सवाल करेगी कि आप हमारे लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। जो भी समीकरण बनेंगे, जो भी प्रभावपूर्ण एक बड़ा परिवर्तन होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखाएंगे, बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।